हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीचर 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग आज से 4000 साल पुरानी थी। इतनी पुरानी होते हुए भी वो वेल डेवलप्ड थी। वेल डेवलप्ड कहने का मतलब है कि जब वहाँ के हमने सेटलमेंट्स देखे, ड्रेनेज सिस्टम देखा, वहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन के जो भी हमें ऑब्जेक्ट मिले, उनसे देखकर पता चलता है कि वो लोग कितने ज़्यादा डेवलप्ड थे। इस तरह की टेक्नोलॉजी को उस टाइम में यूज़ किया करते थे जो कहीं ना कहीं आज प्रेजेंट टाइम में हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वो लोग वेल मैनर्ड भी थे। वेल मैनर्ड कहने का मतलब वो पढ़ना लिखना भी जानते थे, वो ट्रेड करना भी जानते थे, वो चीज़ों को बनाना भी जानते थे, मैन्युफैक्चरिंग भी करना जानते थे। तो इतने पुराने लोग क्या इस तरह का काम भी किया करते थे? तो हाँ, बिल्कुल किया करते थे। लेकिन कैसे? अब यही कैसे का जो आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मैं जिस सिविलाइजेशन की बात कर रही हूं उसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन, राइट, जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर इसको ब्रिक, पीस एंड बोन्स का नाम दिया गया है। तो हम कौन सी सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, और हमारी एनसीईआरटी में इसको ब्रिक, बीट्स एंड बोन्स का नाम दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, बोर्ड एग्जाम में वही पास होगा जिसने की होगी मेहनत से तैयारी। आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। अब बोर्ड एग्जाम में हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाओगे, तभी जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। तो इसी मेहनत को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ब्रिक, पीस एंड बोन्स। हर चैप्टर को बहुत ही डिटेल में हम समझने वाले हैं। जब डिटेल में समझेंगे तभी जाकर हम हर क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली दे सकते हैं और बहुत ईजिली उसको फ्रेम करके लिख सकते हैं। इसलिए किसी भी चैप्टर को आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट जरूर देखना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर तक शेयर कर देना। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, लास्ट मोमेंट पर ये सारे के सारे वीडियो आप देख लोगे, डेफिनेटली कह रही हूं आप जरूर अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्रिक, पीस एंड बोन्स। तो सबसे पहले हम हड़प्पा के फेसेस के बारे में बात करें। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है। एक प्री, एक आपका मैच्योर, और तीसरा हो गया आपका लेटर। तो जो प्री फेस है उसका टाइम पीरियड बताया गया। कई बार टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये टाइम पीरियड बताया गया बिफोर 2600 BC, यानी कि 6000 से 2600 BC का जो टाइम पीरियड है वो आपका अर्ली फेज का है। नेक्स्ट आते हैं हम मैच्योर हड़प्पा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर पूरा का पूरा, ये जो चैप्टर बेस्ड है ये मैच्योर हड़प्पा वाले सेकंड फेज पर ही बेस्ड है। तो इसका टाइम पीरियड बताया गया 2600 टू 1900 BC। नाउ लेटर फेज में बताया गया, लेटर फेज का जो टाइम पीरियड है वो 1900 टू 1300 BCE का टाइम पीरियड पूरा का पूरा आपका ये लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन का है। अब मैम ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया कि ये एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, सीई क्या होता है ना। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? बीसीई की। अब ये जो बार बार बीसीई आएगा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, आपको बहुत बार हर जगह पर आपको बीसीई वाला कंसेप्ट देखने को मिलेगा। अब ये बीसीई क्या होता है? पहले बच्चा इसको कहा जाता था बिफोर जीसस क्राइस्ट एरा। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम बीसीई में रखा जाता था। कहने का मतलब, आप मान लो ये एक लाइन है, यहां पर जो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया, और इसी को यहीं से ही टाइमलाइन सेट कर दी गई थी, है ना, कि इनसे जो पहले का टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा, उसको हम बीसीई बोलेंगे, और इनके जो बाद वाला, इनके बर्थ के बाद वाला जो टाइम है हम उसको एडी बोलेंगे, यानी कि आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसको बिफोर बोला जाता था, इसको आफ्टर बोला जाता था। तो ये कंसेप्ट जो है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ का कंसेप्ट, उसको बेस मान करके ये टाइमलाइन को सेट किया गया था, राइट। लेकिन बहुत सारी कंट्री ने कहा कि हम तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो ही नहीं करते हैं, क्रिश्चियनिटी तो हमारा रिलीजन है ही नहीं, तो हम इसको क्यों माने। तब यहां पर बहुत सारे कंट्री से मिलकर जब इस पर ऑब्जेक्शन किया, तो एक कॉमन नाम बनाया गया जिसको कहा जाता है कॉमन एरा। ठीक है, जिसको कहा जाता है कॉमन एरा। तो ये क्या हो गया? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका क्या? उसके बाद आ गया आपका सीई। ठीक है, सी का मतलब होता है आपका कॉमन एरा, राइट। सी का मतलब क्या हो गया? कॉमन एरा। ठीक है, ये जो एडी था, हालांकि इस एडी को ही अब जो है वो सीई का नाम दे दिया गया है। एडी का मतलब होता है आपका आफ्टर एब्डोमिनी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास हड़प्पा सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैली हुई थी। हम इस बात पर पूरी की पूरी तरीके से डेप्थ में जानेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन बच्चा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में चारों दिशाओं में फैली हुई थी, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस के बेस पर सारी चीजों को जानेंगे। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया।
अब इस मैप को देखना जरा, ठीक है। इस मैप को देखकर आपको सारी चीजें जो है वो याद आने लगेगी, और जब भी आप अपने आंसर्स को लिखने बैठोगे, कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड थी, है ना, तो आप अपने दिमाग में इस तरह का मैप रखोगे और सारी चीजें अपने आप रिकॉल होती चली जाएंगी। इसीलिए कंसेप्ट के साथ पिक्चर्स को लाना जरूरी होता है ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सको, ठीक है। तो यहां देखिए नॉर्थ में ये मांडा जो है जिले तक फैली हुई थी। उसके बाद हम आते हैं किस पर, हम आते हैं ईस्ट पर, तो ईस्ट में ये आलमगीर तक फैली हुई थी। उसके बाद अगर हम साउथ की बात करते हैं तो ये दायमाबाद तक फैली हुई थी, और अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करते हैं तो ये सुत कांगेडोर, ठीक है, सुत कांगेडोर तक ये फैली हुई थी, यहां तक, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम लिख कर देख लेते हैं ताकि वो चीजें हम लिख कर भी याद कर सके। तो मैंने नॉर्थ में बताया कहां तक, ये मांडा डिस्ट्रिक्ट तक फैली हुई थी, ठीक है, ये मांडा तक जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ हो गया, देन आते हैं हम किस पर, ईस्ट पर। तो ईस्ट में ये आलमगीरपुर तक, ठीक है, ईस्ट में ये आलमगीरपुर तक ये फैली हुई थी, और आलमगीरपुर कहाँ पर है, यूपी में। उसके बाद हम साउथ पर आते हैं, तो साउथ में ये दायमाबाद, साउथ में ये दायमाबाद तक ये फैली हुई थी, एक्सटेंड थी। उसके बाद हम वेस्ट की बात करते हैं, तो वेस्ट में कहाँ तक, ये वेस्ट में था आपका सुत कांजेडोर, ठीक है, क्या था, सुत कांजेडोर, ठीक है, यहां तक ये फैली हुई थी, ठीक है बच्चा। अगर तो क्वेश्चन आए कि इसकी शेप बताओ, कई बार ऐसा भी आ जाता है, शेप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्कर में, ठीक है। तो अगर किसी को डेप्थ में पढ़ा होगा तो वो तो फौरन बता देगा, अदरवाइज तो कोई इसको रेक्टेंगल बताएगा, कोई इसको स्क्वायर बताएगा। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको इससे मैच कर दो, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको मैच करना है, और ये देखो यहाँ तक, ठीक है, और इस तरीके से आपको ये करना है। अब ये कौन सी शेप बन गई, ये आपकी डायमंड शेप बन गई। क्या बन गई, आपकी डायमंड शेप बन गई। तो अगर शेप से क्वेश्चन आए तो फिर आप कर देना डायमंड, ठीक है, क्या कर दोगे, डायमंड। क्लियर हो गए, चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट को समझने से पहले मेरे 3 क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम क्यों दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हड़प्पा कल्चर का नाम क्यों दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, जब तक मैं क्या करती हूँ, जब तक मैं भी आपको आगे बताती हूँ कि इसको इन 3 नामों से क्यों जाना जाता है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरी तरीके से जान लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो, लेकिन आज के बाद आप इसको नहीं भूलोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 चीजों को जानते हैं। तो पहला है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, इसका नाम ये क्यों दिया गया। सेकंड क्या है, इसको आईवीसी क्यों कहा गया, ठीक है, इसको आईवीसी क्यों कहा गया। और थर्ड क्या है, इसको हड़प्पा कल्चर का नाम क्यों दिया गया, राइट, इसको हड़प्पा कल्चर का नाम क्यों दिया गया। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, क्योंकि पहली बार इसकी एक्सकवेशन का जो काम स्टार्ट हुआ था वो हड़प्पा नामक एक सिटी से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया गया, ठीक है। और ये हड़प्पा सिटी है कहाँ पर, राइट, हड़प्पा सिटी। तो ये क्या थी बच्चा, ये फर्स्ट सिटी थी, ठीक है, जहां से एक्सकवेशन का काम स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, आईवीसी, यानी कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इंडस रिवर, ये आपकी हो गई इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में पूरी तरीके से फैली हुई थी। तो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरीज थी जिसको हिंदी में कहा जाता है सहायक नदियां, ठीक है। ये इंडस रिवर यानी कि सिंधु रिवर और उनकी सहायक नदियों के आसपास में पूरी ये फैली हुई थी, पूरी की पूरी ये लोकेटेड थी, इसलिए इसको आईवीसी का नाम दिया गया। तो रावी हो गया, ब्यास हो गया, झेलम हो गया, चिनाब एंड सतलज, ठीक है। इन सारी के सारी ट्रिब्यूटरीज और इंडस वैली जो इंडस रिवर जो कि मेन थी उसके आसपास से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ये फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसको हड़प्पा कल्चर क्यों कहा जाता है, हड़प्पा कल्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक स्पेसिफिक जोन में रहने वाले लोग जब एक ही तरह का ऑक्यूपेशन या सिमिलर चीज़ें मिली हमें एक्सकवेशंस के दौरान, फॉर एग्जाम्पल पॉटरी मिली, हमें सील्स मिली, हमें कुछ ऑर्नामेंट्स मिले, तो वो लोग उसको वेयर करते थे, वो चीज़ें यूज़ किया करते थे। तो एक स्पेसिफिक जोन में जिस तरह की चीज़ें सिमिलर चीज़ें मिली, इसीलिए इसको हड़प्पा कल्चर का नाम दिया गया है। एम आई क्लियर नाउ? मुझे लगता है कि अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैडम इसकी डिस्कवरी कब, कैसे और किसने की, कैसे पता चला कि ये इतनी पुरानी है और ये इस तरीके से। तो यहां पर हम फिर से बात करते हैं किसकी, इसके
एक्सकवेशंस की, कहाँ से ये स्टार्ट होती है। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जिनका काम होता है एक्सकवेशंस के दौरान चीज़ों को डिग आउट करके निकालना है ना, धरती से निकालना, फिर उसकी पूरी की पूरी रिसर्च करके और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, और हिस्टोरियन क्या करते हैं उसको हमारी हिस्ट्री में मेंशन कर देते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट एक बार जाते हैं कहाँ पर, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर है, ये हड़प्पा जो है वो आज के टाइम में पाकिस्तान में चला गया, देश का बंटवारा हो गया, तो ये हड़प्पा जो है सिटी पाकिस्तान में चलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके एक्सकवेशंस का काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा था कि एक शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एक क्या है, शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इस जो कि कहाँ पर है, सिंध में। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, सिंध में है। तो यहाँ पर रेलवे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, रेलवे लाइन का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो वहाँ पर कुछ वर्कर्स को देखा, हमारी जो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम थी उन्होंने देखा कि यार ये जो है कहीं से ईंटें निकाल करके और कहीं उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कुछ एक उनके पास जाकर पूछते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि पास ही में एक खंडर है, तो वहां पर जाकर, वो खंडर ऐसे ही है कि वो तो बेकार हो चुका है, तो उसकी ब्रिक्स को निकाल करके हम रेलवे कंस्ट्रक्शन में उसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये यूज हो जाएंगी, तो ये काम भी हो जाएगा और साथ साथ में वो जो खंडर पड़ा हुआ है वो भी यूटिलाइज कर लेंगे। तो जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने उन ब्रिक्स को देखा तो वो ब्रिक्स आज की ब्रिक्स से बिल्कुल डिफरेंट थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनी हुई थी। तो जब देखा तो उस रेलवे प्रोजेक्ट को वहीं पर स्टॉप करा दिया गया और इस पर पूरी तरीके से रिसर्च की गई। रिसर्च के दौरान कहा कि भाई बताओ तुम्हें कहाँ से ये ईंटें मिली हैं। तो जैसे उस साइट पर गए तो जैसे उसका एक्सकवेशन का काम किया गया, खुदाई का काम किया गया, तो एक पर्टिकुलर जगह से नहीं, जितना वो डिग आउट करते जाते वैसे पूरी की पूरी सिलेक्शन यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और डिगिंग के दौरान उनको बहुत सारी चीजें मिल रही थी। तब जाकर पता चला कि यार ये तो बहुत बड़ी कोई सिविलाइजेशन रही होगी जिसमें इस तरह के लोग रहते थे और इस तरह का काम किया करते थे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा वहां से आया था। क्लियर है बच्चा? तो हड़प्पन सील्स इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स। तो यहां पर देखो क्वेश्चन यहां से आता है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं और गलती कहां करेंगे, ऑर्नामेंट्स कर देंगे, पॉटरी कर देंगे, लेकिन वो गलत है। क्या लिखा है, हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट, पॉसिबली संभवतः, डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड ऑफ द। अब ये किसकी बनी होती थी बच्चा, ये जो बनी होती थी ये सिटेटाइट की बनी होती थी। अब ये सिटेटाइट क्या होता है, ये होता है एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है। ठीक है, क्या होता है, ये सॉफ्ट स्टोन होता है। अब सोचो जरा, ये जो सील दिखाई गई हैं ये किसी हार्ड जो स्टोन होता है उस पर तो बनेंगी नहीं, क्योंकि इस तरह की उस पर चित्रकारी भी करनी होती थी। तो जो सॉफ्ट स्टोन होगा उसी पर तो इस तरीके की कलाकारी की होगी ना, उस पर पिक्चर्स वगैरह बनाने में उनको थोड़ा इजीनेस हुआ होगा, राइट। तो ये क्या होता था, ये सेटेटाइट होता था, जिसको सॉफ्ट स्टोन कहा जाता है आज की हमारी भाषा में। सील्स लाइक वन ऑफ द कंटेन द एनिमल। तो जब हमें एक्सकवेशंस के दौरान जब पहली बार हमें इनकी सील्स मिली तो देखा कि यहाँ पर एक एनिमल की फोटो बनी हुई है इस सील के ऊपर, देखा कि यहाँ पर पशुपति शिव की वो बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है। तो ये इस तरह का काम भी तो कोई करता होगा ना। तो एनिमल मोटिव एंड साइन फ्रॉम द स्क्रिप्ट दैट रिमेन अनडिसाइफर्ड। तो जो इसके ऊपर ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई, मैंने कहा ना कि वो वेल मैनर्ड भी थे, पढ़ना लिखना भी जानते थे। हालांकि इनकी स्क्रिप्ट को आज तक हमने पहचान ही नहीं पाए हैं कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो पढ़ना लिखना जानते थे। तो ये एनिमल और इस तरह की स्क्रिप्ट को उस सील के अंदर मेंशन किया हुआ पाया गया। ठीक है, फिर बहुत सारा इस पर रिसर्च की गई कि भाई इसको पहचान ले कि क्या लिखा है, लेकिन ऑल इन वेन नहीं डिसाइफर कर पाए। ठीक है, तो yet we know that the great deal about the lives of the people who lived in the region where what they left। अब इस सील को देख करके क्या लगता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अंदाजा लगता होगा ना भाई, ये जो भी इस एनिमल को यहाँ पर डिपिक्टेड किया गया है उस एनिमल के बारे में वो जानते होंगे, पढ़ना लिखना जानते होंगे, ये भी कहीं ना कहीं सिंबल यूज करते होंगे। ये जो चीज़ है एनिमल्स वगैरह यहाँ पर देख रहे हो, पशुपति शिव, तो कहने का मतलब इन सील्स को देख करके क्या कि वो चीज़ें उस टाइम में प्रचलित थी, लोग उसको फॉलो किया करते थे। टर्मिनोलॉजीज प्लेसेस एट द टाइम, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द, ये सब कुछ समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसकी टाइम पीरियड जो अर्ली फेज था वो था आपका 6000 BC से 1300 BC। हड़प्पन अर्ली हड़प्पा का टाइम पीरियड 6000 से लेकर 2600 BC। उसके बाद आपका मैच्योर का हो जाएगा आपका 26 to 1900 और आपका लेटर का हो जाएगा 1900 to 1300 BCE। ठीक है, तो आपको ये पूरी तरीके से मैं बता चुकी हूँ। ये BPCE और ये क्या हो जाएगा, BP वो नहीं, ब्लड प्रेशर वाला नहीं, BP का मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, बिफोर प्रेजेंट, राइट, बिफोर प्रेजेंट।
अब बीसी और सीई का कंसेप्ट मैं बता चुकी हूँ, फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलिए ये सब भी हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आए कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ लोकेट करनी है तो इस मैप को देख लेना और 1-2 बार मैप की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, सो दैट कि इस चैप्टर से मैप बेस्ड क्वेश्चन 100% आता है। इसलिए 2 से 3 बार आप मैप में फिल करके देखिएगा कहाँ पर कौन सी चीज़ें थी। बेसिकली पूछा जाता है क्या, मोस्टली इसमें पूछा जाता है जैसे मोहनजोदारो कहाँ पर है। ठीक है, मोहनजोदारो को कर देना। ठीक है, और साथ में आमरी और बालाकोट को कभी पूछ लिया जाता है, राइट। और क्या है, राखीगढ़ी जैसे हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राइट। और हड़प्पा और मोहनजोदारो ये दोनों कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। ये आपका इंदस है और ये पूरी की पूरी इसकी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो मैप की जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, बिगिनिंग पर बात करते हैं कि देयर आर द सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन दीज कल्चर। तो मैंने कहा ना कि ये कल्चर का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि स्पेसिफिक जोन में रहने वाले लोग जब एक ही तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक ही तरह की चीज़ें बनाते हैं, एक ही तरह के जो भी उनके ऑर्नामेंट्स थे, कॉस्ट्यूम थे, कोई भी थे, तब वो चीज़ें एक्सकवेशंस के दौरान मिली, तब जाकर इसको कल्चर का नाम दिया गया। समटाइम्स वर्दा, तो इनके जो सेटलमेंट्स होते थे, इनके जो घर होते थे, जो कि कल्चर में ही इनको काउंट किया जाता है, जो घर होते थे वो जनरली स्मॉल होते थे, छोटे छोटे होते थे। एंड देयर वर द वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग, और हमें कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं मिली आज के जैसे, है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं मिली, छोटे छोटे घर होते थे। ठीक है, तो द रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑल्सो इंडिकेट द इमर्जेंस ऑफ द हड़प्पन कल्चर फ्रॉम अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज डेटेड द। तो आज हमें जो भी हम एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट हुई थी, तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि हड़प्पा के लोग भी एग्रीकल्चर किया करते थे। इसके सबसे पहले प्रूफ इनको कब मिले, इनको मिले लगभग, जो भी प्रूफ मिले इनको 7000 BCE से उनकी ये एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी। तो हड़प्पन कल्चर फ्रॉम अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी डेटेड अराउंड 7000 BCE से जो भी उनको बीजों के एविडेंसेस मिले, उनको रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये इतने पुराने, कहने का मतलब यहाँ पर खेती वेती स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, चलिए, हु इज आर्कियोबॉटनिस्ट। अब आपको मुझे क्वेश्चन बताना है कि आर्कियोबॉटनिस्ट कौन होते हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, जल्दी से, फटाफट जी। नेक्स्ट बात करते हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना बच्चा, ये क्वेश्चन का जवाब आप जरूर से या तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो या फिर इस सेशन के खत्म होने के बाद। ठीक है, लेकिन आपको ये जरूर से आंसर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज। अब ये सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज क्या होती है, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है कि हमारे जो भी एविडेंसेस पाए गए, आर्कियोलॉजिस्ट को जितने भी एविडेंसेस पाए गए, तो उसमें ऐसे भी बहुत सारे एविडेंसेस पाए गए थे जिससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे, कृषि करना भी जानते थे, पशुपालन करना भी जानते थे। तो इस तरह के एविडेंसेस कैसे मिले, कहाँ से मिले, जिसके बिहाफ पर ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ बीजों के, जले हुए भुने हुए बीजों के प्रूफ मिले, है ना, कुछ हमें एनिमल्स की बोन्स मिली, जिससे पता चलता है कि वो लोग इन फसलों से अवेयर थे। ठीक है, इनकी कल्टीवेशन किया करते थे, इन एनिमल्स को वो जाना करते थे। तो द हड़प्पन एट वाइड रेंज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल बोन्स फाउंड एट द हड़प्पन साइट इंक्लूडिंग द। तो यहाँ पर किस किस एनिमल की हमें बोन्स मिली, जिससे पता चलता है कि वो डोमेस्टिकेशंस भी किया करते थे, पशुपालन भी करते थे, घरों में पशुओं को पाला करते थे, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। द बोन्स ऑफ द, इसके अलावा ये तो चलो डोमेस्टिक जो है एग्रीकल्चर का ये हो गया, या फिर जो भी पशुपालन किया करते थे उनके हो गए। अब यहाँ कुछ जंगली जानवरों की बोन्स के भी हमें प्रूफ मिलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स की। ठीक है, तो बोन्स वाइल्ड तो स्पेसेस फाउंड सजेस्टेड दैट द, तो इनसे ये पता चलता है, जो भी हमें वाइल्ड एनिमल के बोन्स के प्रूफ मिले, इससे पता चलता है कि वो लोग हंटिंग और गैदरिंग भी किया करते थे, हंट करना भी जानते थे। तो हंट करके वो क्या करते थे, मीट को यूज़ किया करते थे, मांस मच्छी खाते थे, है ना, इस तरीके से, राइट। इसके अलावा हमें बोन्स और फिश की हमें फिश और फॉल की बोन्स वगैरह भी मिली। इससे पता चलता है कि वो लोग प्लांट ईटर और एनिमल ईटर दोनों थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब वो एग्रीकल्चर कैसे किया करते थे, मैम ये तो हमें पता चल गया कि वो लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, है ना, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए एग्रीकल्चर और पशुपालन किया करते थे, लेकिन कैसे करते थे, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बताया गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑन द सील। तो एक सील के अंदर हमें इस तरह की एक बुल का एक फोटो मिला है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑन द सील दैट द टेरिकोटा स्ट्रक्चर इंडिकेट। तो ये जो टेरिकोटा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको देखने से पता चलता है कि ये एक
बैल जैसा दिखाई दे रहा है, और इन बैलों का यूज वो अपने खेतों को प्लो करने के लिए, अपने फील्ड्स को प्लो करने के लिए किया करते थे। ठीक है, और जो हमें प्लो के प्रूफ मिले, मतलब वो हल चलाना भी जानते थे। हल का कोई प्रूफ मिला? बिल्कुल मिला। कहां से मिला? 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपका, कहां से मिला? ये मिला हमें चोलिस्तान और बनावली से। इसके अलावा प्लोड फील्ड के भी हमें प्रूफ मिले। ये कहां से मिला? ये हमें मिला राजस्थान के कालीबंगा से, है ना, राजस्थान के कालीबंगा से। मतलब कि एग्रीकल्चर करने वाले थे या करने के बाद वो मारे गए, कुछ ये नहीं पता है, लेकिन हमें प्लोड फील्ड के प्रूफ मिले, और वो प्रूफ कहाँ मिले? कालीबंगा राजस्थान के अंदर। ठीक है जी। आर्के बॉटनिस्ट बताना है आपको। आर्कियोलॉजी टेक्नोलॉजी में हम आगे चलते हैं। हड़प्पन साइट्स पर लोकेटेड। हड़प्पा की जो साइट्स थी, मोस्टली साइट्स जो थी वो सेमी एरिड जोन पर लोकेटेड थे, मतलब पानी की कमी देखी जाती थी उधर, है ना। तो बहुत ज़्यादा पानी की, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, वेल से, है ना, और ये जो वाटर रिजर्वियर्स होते हैं, इनसे अपने फील्ड्स को इरिगेट किया करते थे, मतलब सिंचाई वगैरह में इनका पानी काम में लिया करते थे। तो मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड द सेमी एरिड जोन। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, जहां जहां से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, वेयर द एग्रीकल्चर। बच्चा मैं एक बात आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूं कि जिस बच्चे ने ये पूरे के पूरे मेरे 1 शॉट देख लिया ना, डेफिनेटली गारंटी से कह रही हूं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं करके आ सकते हो। बस ध्यान से समझना है, ठीक है, और अपने कंसेप्ट पर पकड़ बनानी है। ठीक है, इरिगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर द। अब ये इरिगेशन जो थी वो एग्रीकल्चर के बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती थी, और अभी भी होती है। पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कैसे होगी? ट्रेसेस ऑफ द कैनाल हैव बीन फाउंड। अब ये ट्रेसेस ऑफ कैनाल का क्या मतलब होता है? मतलब हमें नहरों के भी प्रूफ मिलते हैं, मतलब वो नहर बनाना भी जानते थे। देखो, तो जो कैनाल्स आज हम देखते हैं कि वहां पर नहर पाई गई है, वहां पर नहर है, वहां पर नहर है, तो ये नहरों को पहले बनाना भी जानते थे, उसको किस तरीके से वाटर को मोल्ड करना है वो भी जानते थे। राइट, ट्रेसेस ऑफ द कैनाल हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट शोरतुगई। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि ये हमें कहां से प्रूफ मिला कि वो कैनाल बनाने जानते थे, या कैनाल के प्रूफ हमें कहां से मिले? शोरतुगई अफगानिस्तान से, बट नॉट इन पंजाब। लेकिन पंजाब और सिंध से कहीं से नहीं मिले। ठीक है, वाटर डैम फ्रॉम, इसके अलावा वो लोग कुएं से भी सिंचाई किया करते थे, है ना, इरिगेशन के लिए पानी यूज करते थे, बिसाइड द वाटर रिजर्वियर। और इसके अलावा हमें एक वाटर रिजर्वियर भी मिला है। ठीक है, कहां पर मिला है? ये हमें मिला है धोलावीरा, गुजरात से। ठीक है, इन सभी को वो लोग इरिगेशन में यूज किया करते थे, मतलब अपने फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए इनके वाटर को यूज करते थे। हड़प्पन पीपल वर यूज डैश टूल फॉर हार्वेस्टिंग। यहां से ये क्वेश्चन देना है आपको। बताओ, हड़प्पा के लोग हार्वेस्टिंग के लिए कौन से टूल का यूज करते थे? हार्वेस्टिंग जानते हो, फसलों की कटाई के लिए क्या वो सिकल, जिसको दराती कहा जाता है, ट्रैक्टर से करते थे, सिकल से करते थे, या फिर स्टोन ब्लेड से करते थे, या फिर वो एग्रीकल्चर करते ही नहीं थे? फटाफट से बताओ, 4 ऑप्शन दे दिए, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, जल्दी जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मोहनजोदारो, तो यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा स्टोन ब्लेड। क्या आ जाएगा बच्चा? स्टोन ब्लेड। ठीक है, नुकीले पत्थरों से वो लोग क्या करते थे? हार्वेस्टिंग किया करते थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर। मोहनजोदारो को क्यों एक प्लान अर्बन सेंटर कहा गया है? एक बहुत ही अच्छी सिटी माना गया, बहुत बड़ी सिटी थी, बहुत अच्छी थी, डेंस पॉपुलेशन यहाँ पर रहा करती थी कंपैरेटिव टू अदर साइट्स के। तो क्यों, क्या रीजन था इसके पीछे? तो रीजन जानते हैं। द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन was द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर। अब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का यूनिक फीचर क्या था? ये था अर्बन सेंटर, शहरीकरण। समझ रहे ना, गांव वाला वो नहीं था। कहने को विलेज एरिया हम कह सकते हैं, रूरल एरिया कह सकते हैं, लेकिन वो रूरल एरिया भी ऐसा था कि वो सिटी को टक्कर देता था, इतना वो वेल प्लान्ड था। ठीक है, द सेटलमेंट इज, अब ये तो सेटलमेंट्स होते थे, इनके घर जो होते थे ना बच्चा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो एक पार्ट, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा क्या है? मोहनजोदारो है। ठीक है, मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो की ये ऊपर वाला पार्ट, एक ऊपर पार्ट होता था, एक होता था आपका ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता? इसको कहा जाता था सिटाडेल। और ये क्या होता था? ये होता था आपका लोअर टाउन। ठीक है, निचला भाग जिसको कहते हैं। तो इनके सेटलमेंट्स 2 पार्ट में डिवाइड थे। ऊपर जो इस वाली बिल्डिंग सिटाडेल वाले पार्ट में रहते थे, रिच लोग रहा करते थे, यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग रहा करते थे। इसी के अंदर सिटाडेल के अंदर हमें 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली, एक हमें मिला ग्रेट पाथ और दूसरी मिली हमें ग्रेट ग्रीनरी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ठीक है, हड़प्पन पीपल यूज फॉर टूल, अच्छा ये हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हो गया ये। इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का मोस्ट यूनिक फीचर क्या बताया गया है? अर्बन सेंटर्स बताया गया है।
याद रखना, डिस्टिंक्टिव फीचर्स अलग है और यहाँ पर यूनिक फीचर अलग हैं। इस तरीके से आपको उन कंसेप्ट पर ध्यान देना है जिससे कि क्वेश्चन आ सकता है। सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, तो एक को क्या कहते थे, सिटाडेल कहते थे, दूसरे को लोअर टाउन कहते थे। इनके जो घर बने होते थे, ड्रेनेज सिस्टम बना होता था, वो बर्न ब्रिक से बना होता था, पकी हुई ईंटों से बना। घर चाहे कैसे भी कच्चे पच्चे बने हो, कच्ची ईंटों से बने हो, लेकिन उनकी जो नालियां होती थी वो वेल प्लान्ड होती थी और पकी हुई ईंटों से बनती थी। अब ये जो इस तरह की जो ब्रिक्स देख रहे हो ना, वो आज के टाइम की ब्रिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और कई बार इसके ब्रिक्स का स्टैंडर्डाइज रेशियो पूछ लिया जाता है, तो स्टैंडर्ड रेशियो आपको पता होगा कि मैं हमेशा एक ट्रिक के साथ कंसेप्ट को क्लियर करती हूँ। तो वो ट्रिक आपको बताती हूँ कि अगर ब्रिक्स का स्टैंडर्डाइज रेशियो पूछा जाए तो वो ट्रिक क्या होगी, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट से। अनिल कपूर का गाना याद है ना, हमेशा यही बताती हूँ मैं, क्या, माई नेम इज लखन। तो 1:2:4 या फिर 4:2:1। माई नेम इज लखन, 1 2 का 4, 4 2 का 1, बस ये याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, तो आपको ये बताना है, फटाफट से ही मैंने बता दिया है, तो इसको कहीं पर नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आता है आपके पास लाइंग आउट द ड्रेन्स। अब ये ड्रेन्स को कैसे लाइंग आउट करते थे, अब ये देख रहे हो यहाँ पर, ये इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हो ना। तो ये ड्रेनेज सिस्टम बच्चा इतने यूनिक तरीके से बनाया गया था कि आज का सिस्टम भी फेल है इसके आगे, ठीक है। बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया जाता था कि जैसे ये स्ट्रीट हो गई, स्ट्रीट के दोनों तरफ क्या होते थे, स्ट्रीट के दोनों तरफ जो है वो घर होते थे, हाउसेस बने होते थे। इन हाउसेस की एक वॉल जो है वो स्ट्रीट के साथ में लगी होगी और इन्हीं दीवार के साथ साथ में नालियाँ बनाई गई थी। इन्हीं से ही घरों का वेस्ट वाटर जो है वो ड्रेन किया जाता था और जा करके मेन होल, जो बड़ा सा मेन होल होता था, जा करके उसमें उसको ड्रेन कर दिया करते थे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी करने के लिए बीच बीच में इस तरह के छोटे छोटे यहाँ पर ब्लॉकेज बनाए गए थे, ताकि जब भी कोई नाली में कुछ फंस जाता है, कुछ उसको निकालने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, तो पूरी की पूरी वो ना खोलनी पड़े, ना ओपन करनी पड़े, तो बीच से वो ढक्कन उठाएंगे और इस तरीके से उसको साफ कर देंगे, ठीक है, क्लीन कर देंगे। तो ये बताया गया था पूरा का पूरा। अच्छा, इनका जो एक पैटर्न होता था, ठीक है, तो इनके रोड्स और स्ट्रीट जो होते थे वर लेड आउट अलॉन्ग एन अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट द राइट एंगल। तो इनके जो रूट्स वगैरह होते थे ना, वो इस तरीके से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब राइट एंगल पर बाइसेक्ट किया करते थे। बहुत सीधे सीधे बने हुए थे, कहीं पर ऐसे नहीं कि मेसोपोटामिया की तरह टेढ़ी बेढ़ी सांप की तरह से बनी हुई है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया था। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं। इनके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स जो होते थे वो इस तरीके के बने होते थे। यहाँ पर देखना, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा बच्चा सिटाडेल वाला पार्ट है, ठीक है, ये सारा सिटाडेल वाला पार्ट है, ठीक है। ऊपर देखिए, यहाँ पर देखा गया है सिटाडेल, राइट। तो इट इज ओनली सिटाडेल दैट वी फाइंड द एविडेंस स्ट्रक्चर दैट आर प्रोबेबली यूज फॉर द स्पेशल पब्लिक। तो ये सिटाडेल था जिसमें हमें कुछ बिल्डिंग ऐसी मिली जिसको देखकर पता चलता है कि ये स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए बनाए होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर ग्रेट बाथ दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है आपका ग्रेट बाथ, और ग्रेट बाथ इसमें देखो मैप में कहाँ पर है, ये है आपका ग्रेट बाथ, ठीक है, ये है आपका ग्रेट बाथ, राइट, और ये है आपका ग्रेट ग्रेनरी, ये क्या है ग्रेट ग्रेनरी, और ये है ग्रेट बाथ, ठीक है। ग्रेट बाथ को कैसे बनाया गया है, ग्रेट बाथ को इस तरीके से बनाया गया था कि इसकी शेप जो थी वो रेक्टेंगुलर थी। शेप क्या थी किसकी, ग्रेट बाथ की, वो रेक्टेंगुलर टैंक था। उसके बीच में ये जो इसका बीच वाला फ्लोर बनाया जाता था इस तरीके से, है ना, तो वो बर्न ब्रिक से बनाया जाता था और इसके ऊपर ना चारकोल या मोर्टार का लेप किया जाता था ताकि वो स्लिपरी ना हो, ठीक है। इसके नॉर्थ और इसके साउथ साइड में स्टेयर्स बनी हुई थी इस तरीके से, राइट, मतलब ऊपर जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए पानी में, है ना, तो स्टेयर्स बनी हुई थी। इसके ईस्ट और वेस्ट साइड में यहाँ पर चेंजिंग रूम बने हुए थे। क्या बने हुए थे, चेंजिंग रूम बने हुए थे, ठीक है, चेंजिंग रूम बने हुए थे जिसमें वो चेंज वगैरह करके फिर वो क्या करते थे, धार्मिक स्नान किया करते थे, फिर वापस से चेंज किया करते थे और अपनी रिलीजियस एक्टिविटी किया करते थे, ठीक है बच्चा। और फिर जब इसका बिल्कुल जब रिचुअल बेदिंग हो जाया करती थी तो इसका वाटर भी ड्रेन कर दिया करते थे। तो इसके साथ में भी बिल्कुल दीवार के साथ साथ में इसमें भी नालियाँ बनाई गई थी और वो वाटर को ड्रेन कर दिया करते थे, ठीक है। वाटर फ्रॉम द टैंक फॉलोड इनटू द ह्यूज ड्रेन, राइट। चलिए, Now, citadel within the dash was not walled off, but it was built at a height. अब आपको बताना है
द सिटाडेल विद इन द डैश वॉज नॉट, ऐसा कौन सी किस साइट का सिटाडेल है जो कि था तो हाइट पर लेकिन उसको वॉल ऑफ नहीं किया गया, तो उसमें बड़ी बड़ी दीवारों से घेराबंदी नहीं की गई थी। जबकि मोहनजोदारो के अंदर ये जो सिटाडेल और आप ये जो लोअर टाउन देख रहे हो, इन दोनों को ही बड़ी बड़ी दीवारों से फोर्टिफिकेशन इनकी की गई थी, फोर्टिफाइड किया गया था। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पर वो हाइट पर तो बना हुआ था लेकिन वो वॉल्ड नहीं था, वो आपको बताना है यहां पर लिख करके, सिटाडेल विद इन डैश वॉज नॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, शाबाश, आ जाएगा क्या, लोथल। ठीक है, लोथल में क्या था, लोथल में सिटाडेल हाइट पर तो बना हुआ था बट वो वॉल्ड नहीं था। क्लियर, सेपरेटली वॉल्ड नहीं था पूरी तरीके से, पूरा तक किया गया लेकिन इसको सेपरेटली वॉल्ड किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, सोशल डिफरेंसेस। ये कैसे पता चलता है कि जब उनके बुराइल्स मिले, बुराइल्स किसको कहते हैं, डेड बॉडी को कहते हैं, कि ये जो है रिच फैमिली से बिलोंग करता था, ये नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, ये कैसे पता चला। तो वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस तो थे ही, अंधविश्वासी तो थे ही, तो वो बुराइल्स के साथ, डेड बॉडी के साथ उनके रिलेटिव्स की डेथ हो जाती थी, उसके साथ में कुछ ऑर्नामेंट्स रख दिया करते थे, कुछ बर्तन रख दिया करते थे, जिससे पता चलता था कि जिनके पास सिंपल मिट्टी के बर्तन पाए गए होंगे वो ऑर्डनरी पीपल होता था, ऑर्डनरी पर्सन होता था। जिसके साथ में कुछ महंगे आइटम पाए गए हों तो उनसे पता चलता था कि वो रिच फैमिली से बिलोंग किया करते थे, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो। ठीक है, तो ब्यूराइल्स, एट द ब्यूराइल्स हड़प्पन साइट डेड वर जनरली, तो इनको कैसे, इनको जलाते नहीं थे शवों को, क्या करते थे, गड्ढों में दफनाते थे, गड्ढा खोदते थे फिर उसको दफनाते थे। जो थोड़े से समझदार होते थे, रिच होते थे, तो वो अपने रिलेटिव्स, जहाँ पर उनको अपनी डेड बॉडी, अपने रिलेटिव्स की डेड बॉडी को रखना होता था, तो उनको गड्ढे को पक्का कर देते थे ताकि ये यादगार रहे। और उसके ऊपर ना एक कुछ ऐसा वो रख दिया करते थे, कुछ ट्रायंगुलर शेप का, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको मेगालिथ्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसको मेगालिथ्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मेगालिथ्स वाला जो कंसेप्ट है, मेगालिथ्स किसको कहा जाता है, मतलब डेड बॉडी को जहां दफनाया गया है उसको यादगार बनाने के लिए उस पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया करते थे, है ना, ताकि वो उनको याद रहे। इस तरह का सिस्टम जो होता है उसको मेगालिथ्स कहा जाता है। और ये सिस्टम कहाँ देखा गया, सबसे पहले साउथ इंडिया के अंदर। कहाँ, साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद ज्वेलरी हैज़ बिन फाउंड, तो इनके साथ ना मैन हो विमेन हो दोनों ही ज्वेलरी पहनने के शौकीन होते थे, इनके साथ में पहने इनको दफना दिया करते थे, है ना। और ये आफ्टर डेथ लाइफ भी होती है, इस पर विश्वास रखा करते थे, इसलिए इनके साथ में बर्तन रख दिया करते। कई बार तो ऐसा होता था कि डॉग को भी दफना देते थे, बेचारा मरा था नहीं मरा था, ज़बरदस्ती उसको गड्ढे में दफना दिया करता कि ले तू जा इसके साथ में, है ना। तो उनके भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल डिफरेंसेस। अब इससे भी पता चलता है, एक तो बुराइल से पता चला, और किससे पता चला, और पता चला लुकिंग फॉर लग्जरीज, द आर्टिफैक्ट्स आर क्लासिफाइड द यूटिलिटेरियन एंड द लग्जरीज बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। देखो बच्चा, अब जैसे मुकेश अंबानी है या कोई भी रिच पर्सन लगा लो, अब उनके यूटेंसिल्स जो होंगे वो हमारे यूटेंसिल्स से बहुत बहुत ज़्यादा डिफर होंगे, है ना। तो सोशल मीडिया पर देखा होगा कि नीतू अंबानी जो है वो सोने के कप में चाय पीती है, इतनी महंगी कॉफ़ी पीती है, ये वो करके, उनके सैंडल इतने का, उनका पर्स इतने का, मतलब कहने का मतलब वो एक लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, और हम जो मिडिल क्लास हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं, है ना। तो जिन घरों में जहाँ जहाँ पर हमें कुछ महंगे आइटम मिले, कुछ महंगे आर्टिफिक्स मिले, इससे पता चलता है कि यहाँ पर अमीर लोग रहा करते थे, क्योंकि वो उस तरह के बर्तनों को यूज़ करते थे, उस तरह की उनकी लाइफस्टाइल होती थी। और इधर जो है वो ऑर्डिनरी पीपल की लाइफस्टाइल होती थी। तो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट आर ऑफ द डेली, तो ये जो मिट्टी के, सिंपल मिट्टी के बर्तन होते थे वो लोग ऑर्डिनरी पीपल यूज़ किया करते थे। लग्जरीज और जो महंगे आइटम होते थे उनको बहुत ही रेयर देखा गया था, क्योंकि वो कॉस्टली होते थे, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, राइट। तो लग्जरीज ऑफ दोज आइटम इफ दे आर रेयर मेड ऑफ द कॉस्टली, क्यों ये कॉस्टली होते थे, क्योंकि इनको बनाने का इनका जो प्रोसेस होता था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर फिनेंस पॉट का। ठीक है, अभी जो फिनेंस पॉट जो था, ठीक है, फिनेंस पॉट जो था, अब ये फिनेंस क्या होता है बच्चा, फिनेंस जो होता है एक तरह की मिट्टी होती है, ठीक है, उसी के पॉट्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसी की परफ्यूम बॉटल्स वगैरह भी बनाई जाती थी। अब इस फिनेंस की मिट्टी को बनाने के लिए, उसका स्टफ तैयार करने के लिए 3 चीज़ों को मिक्स किया जाता था। ठीक है, किस किस को, एक होती थी सॉयल, एक होती थी सिलिका, सॉयल, सिलिका एंड गम। इन तीनों को मिक्स करके एक स्टफ बनाया जाता था, तब इस तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और ये परफ्यूम बॉटल्स बनाई जाती थी, जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। नॉर्मल पीपल को क्या पड़ा, भाई हम थोड़े ना परफ्यूम
लगाते हो तुम परफ्यूम? कौन सा परफ्यूम कौन यूज़ करता है बताना जरा, बताओ 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 जल्दी से, मैं भी तो देखूं अनीता मैम की आर्मी क्या है, किस तरह के परफ्यूम्स यूज़ करती हैं, पता चल जाएगा अभी। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट फटाफट से। ठीक है, नॉन लोकल मटेरियल विद द कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, द सिचुएशन बिकम द मोर कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैंने कहा ना कि ये क्या करते थे, ये रहा आपका फाइनेंस। ठीक है, ये रहा आपका फाइनेंस। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट आता है आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन। चन्हू दारो, सबसे ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम कहाँ पर किया जाता था? वैसे तो लगभग जो है हर साइट पर क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था। आप भी देखते हो ना कि कोई चीज़ कहीं पर फेमस होती है, हालांकि वो चीज़ होती सब जगह है, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। जैसे मान लो कि अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो भाई बिट्टू टिक्की वाला बहुत ज़्यादा वो है, बहुत फेमस है ना भाई। उसके जो है वो चाय बहुत, जैसे गुड़गांव की बात करूँ तो बेकार चाय वाला बहुत बहुत फेमस है ना कि भाई उसकी चाय बहुत, उसके गोलगप्पे बहुत पसंद है, उसका ये बहुत पसंद है, उसका ये बहुत। तो कहने का मतलब कहीं कहीं पर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। ठीक है, तो चन्हू दारो एक टाइनी सेटलमेंट था जिसमें सबसे ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। कौन किस किस तरह का क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था? बीड्स मेकिंग का, मोती मन के बनाने का, शेल कटिंग का, मेटल वर्किंग का, सील्स और मेकिंग का, वेट मेकिंग का, द वेराइटी ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक द। अब उस पर्टिकुलर माला को बनाने के लिए बच्चे बहुत तरह के आइटम्स, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो भी मेटल्स वगैरह होती हैं उनको यूज़ किया जाता है, तब जाकर पूरी की पूरी सुंदर सी माला तैयार होती है। ठीक है, नेकलेस तैयार होता है, राइट। तो टेक्निक्स फॉर मेकिंग द बीड्स डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। अब मान लो किसी को सस्ती चीज़ें खरीदनी है तो उसमें सस्ता माल यूज़ करेंगे, किसी को महंगी करनी है तो उसमें महंगी चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो नोड्यूल्स पर, अच्छा इनको जैसे ये क्या होता था, ये जैसे मान लो एक मोती है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता था। देखो, किसी ने इसको कट किया होगा, छोटा सा बनाया होगा, फिर किसी ने इसको शेप दी होगी, राइट, फिर किसी ने इसको अच्छी तरीके से इसको पॉलिश वॉलिश किया होगा, किसी ने इसमें ड्रिल का काम किया होगा, इसमें छेद करने का काम किया होगा जिससे कि वो धागा पिरो करके पूरी की पूरी माला बना सके। तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे, राइट। स्पेशलाइज ड्रिल, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ड्रिलिंग का काम होता था, मतलब मोती मनके में जो होल करने का काम होता था, वो कहाँ पर होता था? चन्हू दारो, लोथल और रिसेंटली धोलावीरा में। नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों याद रखना, ये दोनों ही क्या है? कोस्टल एरिया है। क्या है ये? कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेल्स पाए जाते थे और यहीं से ही शेल्स ऑब्जेक्ट ज़्यादा बनाए जाते थे। ठीक है, क्लियर? चलिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन बाय लुकिंग फॉर द। अब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि ये लोग जो है वो इस तरह का काम किया करते थे? तो एक्सकवेशंस के दौरान उनको एक जगह ऐसी मिली जहां पर उनको बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस मिले, जहाँ पर भी वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम करते थे। कटिंग, जैसे शेल कटिंग करना होता था, लेड कटिंग करना होता था, या कोई भी मेटल कटिंग करनी होती थी, तो जो छोटे छोटे पीस बच जाते थे उसको ज़मीन में छोड़कर अपने घर चले जाते थे। अब वही पीस जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गए। इससे पता चलता है कि वो लोग इस तरह का क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम किया करते थे और यहाँ बैठ कर करते थे। बड़ी बड़ी जो मेटल्स होती थी उनको तो किसी अपने दूसरे अपने कंटेनर में भर लिया करते थे। अच्छा, जिस कंटेनर में ये जो महंगे महंगे आइटम या जो मटेरियल्स जो फिल किया करते थे, मतलब इसमें भरा करते थे, तो उसको क्या कहा जाता था? जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट से, क्या कहा जाता था इसको? यानी कि इनके जो महंगे महंगे आइटम होते थे, मान लो कि गोल्ड रखना है इनको, ठीक है, अब थोड़ा सा गोल्ड जो है वो तो यूज़ हो गया, ठीक है, कुछ जो है बच गया, अब ऐसे थोड़ी ना उसको गोल्ड को छोड़ देंगे, तो इसको वो कहीं ना कहीं पर सेफली रखा करते थे और इस तरह के कंटेनर में भरा करते थे। अब आपको बताना है इस कंटेनर का नाम क्या है, जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट से। ठीक है, इस कंटेनर का नाम क्या है? हॉर्स। ठीक है, आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी होंगी कि भाई एक किसान था, उसने ना, या फिर कोई ऐसा, मान लो बहुत पहले आपने कोई स्टोरी सुनी हो कि एक आदमी ने अपने घर के अंदर एक सोने के सिक्कों का मटका जो है वो गड्ढे में गड्ढा किया और दफना दिया, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर दफनाया गया है। और जब वो मरने वाला होता है तो वो कहता है कि मैंने ना एक जगह पर सोने के सिक्कों का मटका जो है वो रखा हुआ है, उसको जाकर फाइंड आउट करना। इतने ही वो उसकी टिकट कट जाती है, वो दम तोड़ देता है। अब घर वाले परेशान भाई कहाँ ढूंढे, पूरे घर को जो है वो खोद डाला,
कहीं पर भी नहीं मिला। पता चलता है कि वो तो दूसरी जगह पर है, दूसरे कमरे में है, ये है वो करके, है ना। तो कहने का मतलब ये कि पहले लोग ऐसे ही किया करते थे, पहले बैंक बैलेंस तो होते नहीं थे, बैंक तो होते नहीं थे, है ना, और ना ही कोई वो होती थी बॉक्स वगैरह होती थी। तो इस तरह के कंटेनर भरकर उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह रखते थे जिससे कि चोरों की निगाह उस पर ना पड़े और वो सेफली जो है वो अपने उसमें काम में लेते रहे। ठीक है, चलिए ये है बच्चा क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, ये इस तरह की देखो बीड्स बनाई जाती थी, मालाएं बनाई जाती थी, है ना, कितनी सुंदर से बनाई गई है, राइट, देखो कितनी सुंदर से बनाई गई है। ठीक है, और आजकल तो ये फैशन चल रहा है इन चीज़ों का, जो पहले के लोग है ना इसको पहना करते थे। ये जो है इस तरह का ड्रिल होता था इसमें होल करने के लिए, राइट, और ये आपका क्या है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज ये है आपका बालाकोट। ठीक है, ये कोस्टल एरिया है और ये नागेश्वर है, ये भी कोस्टल एरिया है। बालाकोट को आप कर दोगे कहाँ पर, ये बालाकोट बिल्कुल कोस्टल एरिया यहाँ पर, नागेश्वर को कर दोगे गुजरात के अंदर। ठीक है, और पूरा का पूरा बच्चा इस वाले मैप को अच्छी तरीके से देखना, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन मैप के जरूर से बनते हैं, इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग द मटेरियल। ये लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से मटेरियल लेकर आते थे, कहीं से गोल्ड लेकर आए, कहीं से शेल्स लेकर आए, कहीं से कुछ लेकर आए, कहीं से कहाँ से लाते थे और कैसे लाते थे। तो इस तरह के एविडेंस हमें एक ये मिट्टी का खिलौना मिला है, ठीक है, क्ले टॉय मिला है, इससे पता चलता है ये क्या है, ये एक बुल्लक कार्ट की दिख रही होगी आपको, फोटो दिख रही होगी, तो इससे ये पता चलता है कि ये बुल्लक कार्ट को आने जाने कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया करते थे। इसी से ही अपनी जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, मतलब सामान बना करके कहीं सेल करना होता था, कहीं से लाना होता था, तो बुल्लक कार्ट्स को यूज़ किया करते थे। तो ऐसा मिट्टी का खिलौना तभी तो मिलेगा ना जब वो चीज़ें प्रचलन में होगी, उस टाइम में वो लोग यूज़ किया करते होंगे। तो ये हमें मिला, प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो ये ना सिर्फ इंडिया से बल्कि इंडिया से बाहर भी ये लोग ट्रेडिंग किया करते थे, वहां से भी लेना देना किया करते थे। ठीक है, तो मैं बताऊंगी पूरी तरीके से। हड़प्पा प्रोक्यूर मटेरियल क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द वेरियस वेज। टेरिकोटा टॉय मॉडल बुल्लक कार्ट सजेस्टेड दैट दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ, तो ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, एंड पीपल अक्रॉस द लैंड रूट, और इसी से ही लैंड रूट वगैरह किया करते थे। अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्यूरिंग द रॉ मटेरियल मे हैव बीन सेंड द एक्सपीडिशंस विच एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन विद द लोकल कम्युनिटीज। इनके ना सिर्फ इंडिया से बल्कि इंडिया से बाहर से भी इनके ट्रेडिंग रिलेशंस होते थे, वहां से भी ये लेना देना किया करते थे। ठीक है, अब कौन सी चीज कहाँ से लाई जाती थी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम बात करते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर से ही बात करें। ठीक है, आपको पता होगा तो आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से लाई जाती थी, सो दैट आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ साथ में आपको जिसको नहीं पता है उसको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा देखते हैं, राइट बच्चा। चलो, जैसे कि यहाँ पर लिख देती हूँ मैं मटेरियल। ठीक है, ये हो गया मटेरियल और ये हो गया आपका प्लेस, कहाँ से कौन सी जगह से, या फिर साइट लिख सकते हो, कौन सी साइट से कौन सी चीज़ें लाई जाती थी। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर सबसे पहले शोरतुक, मतलब माला को बनाने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, किसी में किसी तरह की चीज़ें यूज़ होगी, किसी में कोई मेटल यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शोरतुगई अफगानिस्तान की। ठीक है, यहाँ से क्या लाया जाता था बच्चे, यहाँ से लापिस लाजुली, लापिस लाजुली। मैडम ये लापिस लाजुली क्या होता है, लापिस लाजुली एक ब्लू कलर का स्टोन होता है, एक ब्लू कलर स्टोन होता है। ठीक है, ये कहाँ से लाया जाता था, ये लाया जाता था शोरतुगई अफगानिस्तान से। शोरतुगई कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान से। ठीक है, तो ये वहाँ से लाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास कार्लेनियन। ठीक है, कार्लेनियन क्या होता है, रेड कलर का स्टोन होता है, रेड स्टोन होता है। ये कहाँ से लाया जाता था, ये लाया जाता था लोथल से। 100% क्वेश्चन आएगा, इससे ध्यान से सुन लो, कहीं पर नोट कर रहे हो नोट कर लेना, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रेड स्टोन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉपर। कॉपर कहाँ से लाया जाता था, कॉपर लाया जाता था खेतरी से, खेतरी। ठीक है, और खेतरी कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, लोथल कहाँ पर है, गुजरात में, राइट। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड कहाँ से लाया जाता था, साउथ इंडिया से। ठीक है,
इसके अलावा शेल्स जो होते थे, ठीक है, शेल्स जो होते थे वो कहाँ से, नागेश्वर और बालाकोट से, नागेश्वर एंड बालाकोट। ठीक है, क्लियर बच्चा? राइट, चलो इसमें से देख लो फटाफट से, कहीं पर नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना। राइट, अच्छा इसके अलावा कौन सी चीज़ और कैसे कैसे हमें ऑब्जेक्ट मिले, कहाँ से, तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ सो दैट कि कोई क्वेश्चन आए। ठीक है, ऑब्जेक्ट वर फाउंड। जैसे मैं बात करूँ किसकी, कालीबंगा की। ठीक है, कालीबंगा की। कई बार ऐसे आ जाता है कि हमें कौन से साइट से किस तरह के प्रूफ मिले, किस तरह के एविडेंसेस मिले। तो कालीबंगा से हमें क्या मिला, कालीबंगा से हमें प्लोड फील्ड, ठीक है, प्लोड फील्ड्स के हमें प्रूफ मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं करती हूँ क्या, उसके बाद फायर अल्तार्स। फायर अल्तार्स भी हमें कालीबंगा और लोथल से मिलते हैं। फायर अल्तार का मतलब क्या होता है, अग्निकुंड, छोटे छोटे अग्निकुंड, ये मतलब कि पूजा पाठ वगैरह करना भी जानते थे। ठीक है, तो ये जो है लोथल से हमें क्या मिलता है, फायर अल्तार्स मिलते हैं। यहाँ से मिला और यहाँ से भी फायर अल्तार्स। ठीक है, उसके बाद और क्या करते हैं, मोहनजोदारो से हमें क्या मिली, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से हमें क्या मिला, मोहनजोदारो से हमें मिला डांसिंग गर्ल। ठीक है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिलती है और प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिलती है। प्रिस्ट किंग की तो वैसे बहुत सारी जगहों से मिली, लेकिन सबसे पहले यहीं से मिली थी। ठीक है, और इसके अलावा हमें यहाँ से सील्स, बीड्स, ठीक है, एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मिली हमें मोहनजोदारो से। इसी तरीके से हड़प्पा से भी क्या मिली, सील्स मिली। ठीक है, कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह के प्रूफ मिले। ठीक है, मोटा मोटा से याद कर लेना, इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमें प्लो कहाँ से मिले, अभी बताया था ना, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट से। हल कहाँ से मिले, प्लो हमें कहाँ से मिले, चोलिस्तान और बनावली से, चोलिस्तान और बनावली। ठीक है, चोलिस्तान और बनावली से। क्लियर बच्चा? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग द मटेरियल। Contact with the distant land. Archaeological finds suggested that the copper was probably bought from the Oman. इनको मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि इनके पास कॉपर जो है वो कहाँ से लाया जाता था, ओमान से लाया जाता था। बात किसकी हो रही है, इनके बाहर की कंट्रीज के साथ में भी ट्रेडिंग रिलेशंस हुआ करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया गया है, मेसोपोटामिया का बताया गया है। तो मेसोपोटामिया की एक डिटेबल टेक्स्ट के अंदर जो कि 3rd मिलेनियम BC के अंदर लिखी हुई थी, उसमें बताया, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि उनके यहाँ कॉपर कहाँ से आता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कॉपर ओमान से आता है। और ओमान जो था वो मगन का, ओमान जो था वो मगन का ओल्ड नेम था। और ये मगन और ओमान जो है ये इसको हड़प्पा ही कहा जाता है। ये हड़प्पा की ही साइट थी, मतलब हड़प्पा की साइट इन द सेंस कि जो कॉपर लाया जाता था वो खेतरी से, आज के टाइम में तो हम उसको खेतरी के नाम से जानते हैं, लेकिन उस टाइम में इसको मगन और ओमान के नाम से जानते होंगे। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। ठीक है, अदर आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड इंक्लूडिंग द हड़प्पन सील्स। दूसरों ने क्या पाया, दूसरों ने हड़प्पा की सील हमें मोहनजोदारो उसके मिली मेसोपोटामिया के अंदर, मेसोपोटामिया की सील हमें हड़प्पा के अंदर मिली। इससे पता चलता है कि दोनों सिविलाइजेशन के ट्रेडिंग रिलेशंस हुआ करते थे। ठीक है, सो वेट मिले, डाइज मिले, बीड्स मिले, सजेस्टेड कॉन्टेक्ट विद द रीजन नेम्ड दिलमुन। इसके अलावा ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली, ये सारी चीजें हमें दिलमुन से भी मिलती है। मैडम ये दिलमुन क्या आ गया, दिलमुन है जो कि बरेन का आयरलैंड है। ठीक है, बरेन का क्या है, ये आयरलैंड है। राइट, मगन एंड मेलुहा पॉसिबली द हड़प्पन रीजन। अब ये मगन और मेलुहा जो है ये हड़प्पा की साइट थी, ये पॉसिबली बताया गया है कि ये हड़प्पा की साइट थी। इट इज लाइकली द कम्युनिकेशन ओमान बरेन मेसोपोटामिया वाज बाय सी। अब जब भी इनको दूर दराज के देशों में जाना होता तो लैंड रूट थोड़ी ना फॉलो करेंगे, ये लोग सी वोयाजेस किया करते थे, सी रूट फॉलो किया करते थे। तो मेसोपोटामिया की टेक्स्ट रेफर्स टू मेलुहा एज अ लैंड। तो
तो मेसोपोटामी के टेक्स्ट में मेहुला को मेंशन करते हुए ये लिखा पाया गया कि मेलुहा एज अ लैंड सेफरर्स, तो मेलुहा जो है वो एक सेफरर्स है, राइट। उसके बाद बिसाइड वी फाइंड डिपिक्शन ऑफ द शिप्स एंड बोट ऑन द सील। इसका प्रूफ हमें क्या मिलता है, सेफरर्स का मतलब होता है जिससे कि समुद्री यात्राएं की जाती थी, उस तरह का सीन भी हमें सील्स के ऊपर दिखाई दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। देखो ये रहा पूरा का पूरा, ठीक है। हर एक कंसेप्ट को वर्बली नहीं, हम लोग पिक्चर के साथ में भी समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी रही हो आपको तो फटाफट से थम्स अप शो कर दो, या फिर फायर इमोजीज आप शो कर सकते हो, या फिर अनीता मैम की आर्मी का पर्पल हार्ट सिंबल भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, कुछ इनकी स्क्रिप्ट है, यहाँ पर ये बोट दिखाई गई है, और ये मगन, मेलुहा, दिलमुन ये यहाँ पर देखो, ये सारे ये क्या है, मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया है। इसकी जो फेमस सिटी है उर और उरुक है, जो आपने क्या 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये रहा आपका मगन, ठीक है, ये है आपका दिलमुन, ठीक है, जो कि बरेन का आइलैंड है। तो इसी के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी स्टोरी हमारी घूम रही है, ठीक है। क्लियर? ये देखो ये रहा लोथल, ये रहा लोथल हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट है। ये है आपका क्या, सुत कांगेडोर, और ये रहा मेलुहा। कहने का मतलब ये मेलुहा हड़प्पा की साइट हुई ना, तो बस ऐसे ही आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सील, स्क्रिप्ट और वेट। अब हम बात करते हैं सील, स्क्रिप्ट और वेट की। तो बच्चा सील क्या होती है? सील होती है मोहरें। सील किसको कहा जाता है? मोहरों को, ठीक है। सील किसको कहा जाता है? मोहरों को। स्क्रिप्ट एंड वेट, सील्स एंड सीलिंग वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जो सील्स और सीलिंग होती थी वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती थी। अब मैडम सील तो समझ में आ गई, मोहरें होती हैं, लेकिन सीलिंग क्या होती है? सीलिंग होती है बच्चा पैकिंग। सीलिंग क्या होती है? सीलिंग होती है पैकिंग। अब ये इस तरीके से एक बैग होता था बच्चा, उस बैग में ना जैसे सील को भर दिया करते थे, कुछ भी वैल्यूएबल आइटम होती थी इस बैग में भर देते थे। फिर इस बैग का जो माउथ होता था इसको राउंड रोल से करके और उस पर गीली मिट्टी का लेप कर दिया करते थे। फिर उस गीली मिट्टी को, जब ये मिट्टी गीली होती थी, वेट होती थी, देन उसको थोड़ा सा थपथपा के प्लेन करके जो भी सेंडर होता था उस पर अपनी स्टैंप लगा दिया करता था गीली मिट्टी पर। फिर इसको 2 से 3 दिन सुखाया जाता था। सुखाने के बाद फिर ये अपने किसी वेलविशर को देते थे, जिस पर वो विश्वास करते थे कि तुम्हें ये बैग वहाँ तक पहुँचाना है। तो जिसके पास पहुंचना होता था वो अगर सही सलामत वहां तक पहुंच गया तो वेल एंड गुड है। अगर बीच रास्ते में अगर जिस पर्सन ने उसको ले जाना था उसने उसके साथ में छेड़खानी की तो वो पकड़ा जाता था, तो उसके रिलेशंस वहीं पर खराब हो जाते थे। कहने का मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस तरह की सील्स और सीलिंग की जाती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? एनाग्रामेटिक स्क्रिप्ट। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट होती थी, मान लो ये सील ही है, ठीक है, सील ही है, इस पर जो भी कुछ लिखा हुआ था वो आज तक उसको डिसाइफर नहीं किया जा सका, पढ़ा ही नहीं गया कि लिखा क्या है, मतलब ही नहीं समझ में आया उसका, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक एनाग्रामेटिक स्क्रिप्ट कहा गया है, राइट। हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग। हड़प्पा की सील जो होती थी वो एक लाइन में लिखी होती थी, जैसे कि हमने देखा अभी पीछे सील में, ठीक है। देखो मैं फिर से दिखाती हूँ, ये देखो, ठीक है। नाउ अब क्या होता है? यूजुअली हैव अ लाइन राइटिंग प्रोबेबली कंटेन द। फटाफट से बताओ कि हड़प्पा के लोग लेफ्ट टू राइट लिखते थे या राइट टू लेफ्ट लिखते थे? जल्दी से जल्दी बताओ, फटाफट से। जी, हड़प्पा के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो है 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि हड़प्पा के लोग कैसे लिखते थे। तो इनका जो लिखने का तरीका था बच्चा वो राइट से लेफ्ट की तरफ था। किसकी तरफ था? राइट से लेफ्ट की तरफ था। इसके अलावा इनकी जो स्क्रिप्ट होती थी वो होती थी पिक्टोग्राफ। वो क्या होती थी? वो होती थी पिक्टोग्राफ। अब ये पिक्टोग्राफ कैसे हो गई मैडम? पिक्चर बेस्ड होती थी। देखो ध्यान से देखो, इधर देखना, कुछ लिखा हुआ है, पिक्चर ही तो बनी हुई है, ये देखो इस तरह का, ये पिक्चर ही तो बनी हुई है। अब ये पिक्चर्स के थ्रू क्या करते थे ये लोग एक दूसरे को समझाया करते थे, ये पिक्चर हो गई, ये पिक्चर हो गई, इस तरीके की, है ना। तो ये देखो, ये पिक्चर के थ्रू, ये देखो, ये कोई वो है आपका कुछ पर्सन सा बना हुआ है, पिक्चर ही तो हो गई। तो हड़प्पा की स्क्रिप्ट कैसी थी? पिक्टोग्राफ थी, राइट। चलिए उसके बाद एक ये एनाग्रामेटिक थी, मतलब इसको डिसाइफर ही नहीं किया जा सका। स्कॉलर हैव बीन फाउंड सजेस्टेड दैट मोटिव जनरली। अब यहाँ इनकी सील पर ना, जैसे हमने पहले देखा कि इनकी सील पर एक एनिमल को डिपिक्टेड दिखाया हुआ बताया गया है ना, डिपिक्टेड किया हुआ है। तो उस एनिमल का मतलब क्या होता है? जो भी लोग अनपढ़ होते थे उस एनिमल को देखकर पता लगा लेते थे कि ये इतने की सील है। मतलब जैसे अगर मान लो मैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं, है ना, तो मान लो उनमें से कोई दादी है जो पढ़ी लिखी नहीं है। अब दादी को बार बार आप 100 रुपीज़ का नोट दिखाओगे, हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ उस इमेज को देख करके ऐसी पहचान बना ली है कि जब भी उनके पास वो नोट आएगा फौरन पहचान लेगी कि ये 100 रुपीज़ का नोट है। फिर आप 500 का दिखाओगे कि देखो दादी ये 500 का नोट है, तो कहीं ना कहीं वो पहचान
बना लेती हैं, जिसकी वजह से उनके पास जो भी जिस भी तरह का नोट आएगा वो फौरन पहचानेंगे इतना। तो ये जो मोटिव है एनिमल की फॉर्म में है ना, तो ये बता रहा है कि जो पढ़ लिख नहीं सकते थे वो एनिमल को देख करके उसका अंदाजा लगा लिया करते थे। ठीक है, स्क्रिप्ट, मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट आर शॉर्ट। ये जो स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस होते थे ये बहुत छोटे छोटे होते थे। मतलब आप ये लगा लो, इंस्क्रिप्शंस किसको कहते हैं बच्चा? कोई भी हार्ड सरफेस जो होता है, हार्ड सरफेस जो होता है, कॉपर प्लेट हो गई, बड़ी बड़ी शिलालेख हो गई, पत्थर हो गए, उन पर ना छोटा छोटा कुछ लिखा जाता था। तो इनके इंस्क्रिप्शंस छोटे छोटे होते थे, है ना। और जब ये छोटे होंगे तो इन पर जो लिखा जाएगा वो भी बहुत छोटा होगा, इसीलिए इसको पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो हमें इनका इंस्क्रिप्शन मिला उसमें टोटल 26 साइन थे। सोचो जरा, ये जब सबसे बड़ा होगा जिसमें 26 साइन थे, बाकी से छोटे होंगे तो किसी में 5 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, है ना। तो ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेनिंग, हालांकि अभी तक इसको डिसाइफर नहीं किया गया, इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकली, इट हैज जस्ट टू मेनी साइंस। तो बहुत छोटे छोटे साइन होने की वजह से इसको जब काउंट किया गया तो हमने काउंट करने पर यह पाया कि करीब करीब इसमें 375 टू 400 जो है वो छोटे छोटे सिंबल्स बने हुए हैं स्क्रिप्ट की फॉर्म में, है ना, साइन बने हुए, जिसको हमने अभी तक डिसाइफर नहीं किया है। ठीक है, मतलब हो भी नहीं सकता क्योंकि इतने छोटे छोटे बने हुए हैं। अब आप ये सोचो जरा, मैंने ये क्या लिखा मैडम, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपने बहुत छोटा छोटा लिखा। इसी तरीके से उनको भी समझ में नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि वेट के बारे में बात करते हैं। इनके वेट जो होते थे बच्चा वो क्यूबिकल फॉर्म में होते थे। ठीक है, इनके वेट जो होते थे वो क्यूबिकल फॉर्म में होते थे, क्यूब टाइप के बने होते थे, इस तरीके के। ठीक है, इस तरीके के, राइट। इनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती थी, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, कोई मार्किंग नहीं होती थी। सिर्फ अंदाजे के बेस पर ये इतने ग्राम का है, इतने किलो का है, तो इनके सिर्फ अंदाजे के हिसाब से ये सारा काम चलता था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि ये इनके जो वो होते थे, वेट्स होते थे, कौन से पत्थर के बने होते थे? ये चर्ट के बने होते थे। ठीक है, तो एक तरह का स्टोन होता है जिसको चर्ट कहा जाता है, राइट। जनरली क्यूबिकल फॉर्म में होती थी। देयर इज नो मार्किंग। मेटल स्केल पैन ऑल्सो हैव बीन फाउंड। तो मेटल स्केल भी हमें पाई गई। देखो, ये होती थी इनकी जो एंशिएंट, ये है आपकी मतलब अभी एंशिएंट अथॉरिटी में बात करेंगे। ठीक है, ये इनकी क्या होती थी? स्क्रिप्ट होती थी, सिंबॉलिक, मतलब ये जो मैंने कहा ना पिक्टोग्राफ होती थी। अब नहीं पता यार ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये इस तरीके की, राइट, ये इस तरीके की। ठीक है, ये होता था आपका, ये होते थे इनके वेट होते थे, और ये क्या होता था? ये इनके जो मेटल स्केल होता है ये भी जानते थे। बैलेंस मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, तराजू, वो भी जानते थे ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? सील स्क्रिप्ट और ये प्लेसेस एंड द किंग, पैलेसेस एंड द किंग। अब ये पैलेसेस किले जिनको बोलते हैं, है ना, जिनमें राजा लोग रहा करते थे। तो पैलेसेस एंड द किंग में हम क्या करेंगे? पैलेसेस हम किंग की बात करेंगे कि हमें मोहनजोदारो से एक पृष्ठ किंग की मूर्ति मिली है, जिनको देखकर लगता है, इनके कॉस्ट्यूम को देखकर लगता है कि ये कोई ना कोई अथॉरिटी रहे होंगे जो कि सारी चीज़ों को मैनेज किया करते थे। तो इस तरह के पृष्ठ किंग की मूर्ति ना सिर्फ हमें मोहनजोदारो से मिली बल्कि हमें अलग अलग साइड से मिली। इससे पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर रूलर तो था नहीं। ठीक है, तो पूरा का पूरा बताया गया। तो लार्ज बिल्डिंग फाउंड दैट द मोहनजोदारो लेबल्ड एज अ प्लेस आर्कियोलॉजिस्ट बट नो स्पेक्टेलर फाउंड एसोसिएटेड विद इट। स्टोन स्टैच्यू एज अ लेबल एंड द कंटिन्यू बी नोन एज द प्रिस्ट किंग। तो इस तरह का स्टैच्यू जो हमें मिला। अब देखो इसके ऊपर ना यहाँ पर सर पे एक बैंड बना हुआ है। ठीक है, बैंड इसने बांधा हुआ है इस तरीके से। एक तो ये ऊपर से इनकी जो कॉस्ट्यूम देख रहे हो ना, इससे ये लोग दूसरों से डिफर किया करते थे। तो इसको देख करके कहीं ना कहीं अंदाजा हम लगा लेते हैं कि ये कोई अथॉरिटी रही होगी, राइट। तो कहा ना कि ये कोई सिंगल रूलर नहीं था। कुछ मानते हैं कि कोई सिंगल रूलर था, कुछ मानते हैं कि कोई नहीं था, क्योंकि बहुत तरह के ऐसे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी अलग अलग साइड पर हमें इस तरह की मूर्तियाँ मिली। ठीक है, नाउ देयर इज एविडेंस दैट बाय द 1800। तो हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के एंड होने के प्रूफ कब से मिलने स्टार्ट हुए? ये मिलने स्टार्ट हुए हमें 1800 BCE से। ये सी क्यों लगाया जाता है? सी का मतलब होता है अप्रॉक्स। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है? अप्रॉक्स, मतलब लगभग, इसके आसपास। मोस्ट मैच्योर हड़प्पन साइट इन द रीजन सच एज द चोलिस्तान। तो सबसे पहले इस तरह के इनके एंड होने के प्रूफ हमें चोलिस्तान से मिले। कैसे मिले? क्योंकि चोलिस्तान से चीज़ें मिलना बंद हो गई थी। कोई चीज़ मिलना कब बंद होती है? जब वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं चोलिस्तान पर कुछ ना कुछ ऐसे नेचुरल कैमिटीज़ आई होंगी, कुछ ना कुछ ऐसी आपत्ति आई होगी जिसकी वजह से लोग वहाँ पर रहे नहीं, मारे गए या वहाँ से छोड़कर भाग गए थे। तो धीरे धीरे वो चीज़ें मिलनी कम हो गई। तो ये जो चोलिस्तान के लोग थे, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ के लोग
अपनी जान बचा करके कहाँ पर आ गए थे, गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आकर ये सेटल हो गए थे, राइट। तो वहां से तो खाली हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या आकर क्या हो गया, यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो बहुत चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी, खाने की शॉर्टेज हो जाएगी, रहने की शॉर्टेज हो जाएगी, हर तरह की शॉर्टेज हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये डिक्लाइन की कगार पर आ जाता है। सेवरल एक्सप्लेनेशन दैट, बहुत सारी ऐसी एक्सप्लेनेशन हमें सुनने को देखने को मिलती है कि अलग अलग हिस्टोरियन ने इसके अलग अलग रीजंस बताए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अब जब जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों को रहने के लिए सेटलमेंट्स चाहिएंगे, फिर वो डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो कार्बन की जो क्वांटिटी होती है वो एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इस तरीके से धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, धीरे धीरे ड्राई मतलब वो डेड होने लगे, राइट। इसी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से रिवर जो है वो ड्राई होने लगी, राइट। ये लोग उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर शिफ्ट होने लगे जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी देखी जाती थी, है ना। क्यों ऐसा होता था कि ज़्यादातर जो साइट थी हड़प्पा की वो वाटर के आसपास ही थी, क्योंकि वाटर से ही इनकी पूरी की पूरी लाइफ डिपेंड थी, ठीक है। तो एंड वॉज द एविडेंस ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द सील, और धीरे धीरे सील्स मिलनी बंद हो गई, स्क्रिप्ट मिलनी बंद हो गई, डिस्टिंक्टिव बीड्स मिलने बंद हो गई, एंड पोट्री द शिफ्ट फ्रॉम द स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड सिस्टम, सब कुछ धीरे धीरे मिलना कम होने लगा। और एक टाइम ऐसा आता है जब बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ चीज़ें नहीं मिली, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एंड हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो किसने इसको डिस्कवर किया, कैसे किया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई की, जिनका नाम था कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम है, ठीक है। ये सबसे पहले इंडिया के एएसआई बनते हैं और इनका इंटरेस्ट जो था वो एंशंट हिस्ट्री में ज़्यादा था, है ना। किसी किसी का इंटरेस्ट होता है एंशंट हिस्ट्री मुझे अच्छी लगती है, मेडिवल अच्छी लगती है, मुझे मॉडर्न अच्छी लगती है। आपको कौन सी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ फटाफट से, है ना। इनका इंटरेस्ट जो था वो एंशंट हिस्ट्री के अंदर था। तो एंशंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते थे जगह जगह जा करके, है ना। तो क्या होता है कि कनिंघम की कंफ्यूजन क्रिएट होती है कहाँ पर, एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज था, तो वो विजिट करने के लिए इंडिया आया। कब आया, 4th से लेकर के 17th सेंचुरी में, लोकेट द अर्ली सेटलमेंट। तो उसने अपनी बुक के अंदर अर्ली सेटलमेंट्स को लोकेट किया हुआ था। जब ये बुक कनिंघम को मिलती है तो कनिंघम एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि यार जो मुझे बताया गया है कि इंडिया का कल्चर इतना पुराना है, बताया तो कुछ और गया है, लेकिन अब मैं जब चाइनीज़ ये जो बुक है इसे पढ़ रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि ये कुछ और ही है। ये यहाँ पर इनकी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हड़प्पन सील्स वाज गिवन द कनिंघम बाय एन इंग्लिशमैन। तो हड़प्पा की एक सील जो थी वो एक इंग्लिशमैन ने दी कि देखो मेरे पास ना एक हड़प्पा की सील है। तो जब ये इस इंग्लिशमैन ने कनिंघम को ये हड़प्पा की सील दी, जब उस पर पूरी की पूरी तरह रिसर्च की गई, उसका टाइम एज पता लगाया गया। और टाइम एज पता लगाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग 14, ठीक है, C14 जिसको बोला जाता है। तो इससे क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इसमें रख करके उसकी एज ये बता देती है कि इतनी पुरानी है। तो जब ये सील की एज का पता लगाया गया तो ही नोटेड दैट द ऑब्जेक्ट बट अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस विद इन द टाइम फ्रेम विच ही वॉज सिमिलर टू। तो जब इसका टाइम पीरियड, इस सील का टाइम पीरियड जब पता लगाया गया, ठीक है, हाँ जी, पेड़ है, थोड़ा सा रह गया है, रिकॉर्डिंग थी, मैं पूछती हूँ। हाँ जी, पूछते हैं। ही नोटेड दैट ऑब्जेक्ट वॉज, तो उसने नोटिस किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो उनके पास आया है उसकी एज कुछ और है और वहां पर जो बुक में देखा था उनकी कुछ एज और बताई गई है। तो अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस विद इन द टाइम फ्रेम विद इन द विच फेमिलर इट इज नॉट द सरप्राइजिंग दैट मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ द हड़प्पा। इससे ये पता चलता है कि जो एविडेंस हमें मिला हड़प्पा से वो ज़्यादा एविडेंस जो है वो ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, पक्का एक प्रूफ देने वाला है। और जो उसमें बुक में लिखा हो तो कहीं ना कहीं वो उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं और फिर ये कन्फ्यूज़न जल्दी ही दूर हो जाती है। कहने का मतलब दो चीज़ें उनके साथ हाथ में थी, एक तो जो बुक में लिखा हुआ था और एक इनके पास जो लाइव एग्जाम्पल था, ऑब्जेक्ट था, उस पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि हाँ ये चीज़ जो है इससे ज़्यादा पुरानी है। तब जा कर के इनको यकीन हो गया कि हाँ भाई ये चीज़ इतनी पुरानी है। नेक्स्ट बात करेंगे, उनके बाद आते हैं कौन, जॉन मार्शल, जो कि 1924 के अंदर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई अनाउंस दैट था। तो इन्होंने सबसे पहले इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया को बताया। हालांकि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक थी, 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी, कौन कौन सी थी, 4 ओल्डेस्ट
सिविलाइजेशन, ठीक है। कौन कौन सी थी? एक तो थी आपकी कौन सी, मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है। दूसरी कौन सी थी? दूसरी हो गई आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन, राइट, हड़प्पा सिविलाइजेशन। थर्ड कौन सी होगी आपकी? चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है। फोर्थ कौन सी होगी आपकी? इजिप्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो इन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि भाई हड़प्पा भी एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो इन 3 सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी है, जो कि बहुत पुरानी है। अभी तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए लोगों ने इसको नई सिविलाइजेशन का नाम दिया, ठीक है। तो मार्शल टेंडेड द एक्सकवेट द अलोंग द रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट मेजर द यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट इग्नोरिंग द स्ट्रेटोग्राफी ऑफ द साइट। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैसे जैसे जो इनको माउंट्स मिलते गए, मतलब इनके मिट्टी के टीले जो होते थे, तो उन पर रिसर्च की गई। तो अब ये जो मिट्टी के टीले थे वो कैसे कैसे रिसर्च की जाती है? मान लो कोई चीज़ जो है वो इस तरीके से धरती में बहुत ज़्यादा नीचे, क्योंकि देखो आप खुद देखो, लाइव एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो कोई चीज़ आप घर में रखते हो और आपको सडनली जाना पड़ गया, पूरी फैमिली के साथ में अपने विलेज जाना पड़ गया, ठीक है, किसी भी रीज़न से। अब बहुत दिन बाद वहाँ से लौटते हो, तो जो चीज़ आपने रखी थी या आपकी मम्मी ने रखी थी, आप देखोगे उस पर धीरे धीरे डस्ट बन गई है, धूल चढ़ गई है, मिट्टी की एक लेयर बन गई है। तो इसी तरीके से जब हड़प्पा के लोग जिस चीज़ को यूज़ करते थे वो चीज़ें धरती में गिर गई, धरती में गिर गई। अब टाइम के इतने हज़ारों साल हो गए, तो उस पर लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर जो है वो बनती चली गई। अब वो चीज़ जो है वो बिल्कुल नीचे यहाँ पर दबी हुई मिली, ठीक है। इसी को फॉसिल्स वगैरह कहते हैं, खैर वो तो बात की बात है। तो जब इस चीज़ को निकाला गया, इस ऑब्जेक्ट को निकाला गया, तो इस पर जो लेयर लगी हुई थी उस पर स्टडी की, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है स्ट्रेटियोग्राफी। जिसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटियोग्राफी कहा जाता है, यानी कि सॉइल की लेयर को स्टडी करने की सिस्टम को स्ट्रेटियोग्राफी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो दिस मीन दैट ऑल द आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वर ग्रुप टुगेदर, और इसी पर वो लोग अपने पूरे ग्रुप के साथ में काम करने लगे। फिर उसके बाद जो हैं प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर इन द पास्ट, फिर धीरे धीरे साइंटिफिक तरीकों से चीज़ों पर रिसर्च करके चीज़ों का पता लगाया गया। जो पुराना तरीका था स्ट्रेटोग्राफी का, धीरे धीरे उसमें मॉडर्नाइजेशन आने लगी, साइंस आने लगी, टेक्नोलॉजीज आने लगी, देन उसके बाद इसको प्रूव करके जो है वो मेंशन किया गया। प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर इन द पास्ट, इट इज़ नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट हेल्प इन डिसाइफरिंग द। तो हमें हड़प्पा की स्क्रिप्ट को पढ़कर देख करके कुछ पता नहीं चला कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, अगर ये कुछ हमें पता चलता, कुछ भी हमें रिटर्न एविडेंस हमें अगर समझ में आते, तो हम इसको और ज़्यादा अच्छे से जान पाते। लेकिन सिर्फ हमें जो भी इनकी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जो भी इनकी कोई भी चीज़ मिली है, उससे सिर्फ अंदाजे के बेस पर हम मान सकते हैं कि ये इतनी पुरानी थी और इन इन चीज़ों को ये यूज़ किया करते थे, ठीक है। अब किन किन चीज़ों को यूज़ करते थे? बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे पॉटरी थे, टूल्स थी, ऑर्नामेंट्स थे, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, एट्सेट्रा। अब अलग अलग, मान लो कोई चीज़ मेटल की मिली है, कोई चीज़ मिट्टी की मिली है, कोई चीज़ जो है वो किसी और चीज़ की मिली है, तो उनको क्लासीफाई कर दिया गया, ठीक है। इसलिए इनको क्लासीफाई फाइंड्स बोलते हैं। जो चीज़ पत्थर की मिली उसको एक अलग रख दिया गया, जो चीज़ मिट्टी की मिली उसका एक अलग रख दिया गया, अलग उसको क्लासिफिकेशन कर दिया गया, जो चीज़ मेटल की मिली उसको अलग कर दिया गया, कपड़े की मिली उसको अलग कर दिया गया। इस तरीके से अलग अलग जो भी चीज़ें मिली तो उसको अलग अलग जो है कॉलम में रखा गया, इस पर रिसर्च की गई और फिर इनके एज का पता लगाया है। अब सोचो जरा, मान लो कोई एक उनको कॉटन क्लोथ्स का कोई भी उनको पीस मिला है। अब वो कॉटन पीस जो है वो कितना पुराना है, तो इसको एक अलग कॉलम में रख दिया, ठीक है, उस पर रिसर्च की गई, मान लो ये इतना पुराना है। एक उनको मेटल मिला, मान लो उनको कोई बीड्स मिला या कोई भी टूल मिला, उनको देखो जरा कितना पुराना है, तो ये पता चला इतना पुराना है। इन्हीं सब चीज़ों से ही इसके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन का हमें पता चलता है। प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, अब इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम कहाँ पर आई? क्योंकि हमने तो डिसाइफर किया ही नहीं, क्योंकि किया ही नहीं गया किस तरीके से क्या चीज़ लिखी हुई है, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। New techniques and the questions. Since 1980s, there has also been growing the international interest. तो ना सिर्फ 1980s के दशक में ना सिर्फ इंडिया के हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट का हड़प्पा के प्रति, हड़प्पा सिविलाइजेशन के प्रति इंटरेस्ट बना, बल्कि अब्रॉड साइंटिस्ट का भी इसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे बनने लगा और दोनों मिलकर इस पर बहुत सारी रिसर्च करने लगे, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड द अब्रॉड हैव बीन जॉइंटली वर्क द बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। दे आर ऑल्सो यूजिंग द मॉडर्न साइंटिफिक। अब इंडिया के पास तो इतनी साइंटिफिक टेक्निक्स थी नहीं, बाहर की कंट्री के पास थी, तो दोनों ने मिलकर के साइंटिफिक तरीके से चीज़ों का पता लगाना शुरू किया और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो हमें पता होती रही और उसको साथ साथ में हिस्ट्री में मेंशन किया जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम,
are using the modern scientific techniques including the surface exploration to recover the traces of the clay, stone, metal, plant, animal remains as well as analysis the every scarp the available evidence. These exploration the promise yield to interesting the result in the future. और धीरे धीरे अभी और चीज़ें पता लगाएगी तो हम धीरे धीरे उसको फ्यूचर में भी जान पाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है आप लोगों के लिए कि इसके इंटरप्रिटेशन जो मैंने यहाँ पर बात करी है, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये इस इंटरप्रिटेशन के अंदर इनके रिलीजियस, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि इनकी जो रिलीजियस एक्टिविटी थी उनको देख करके क्या लगता है कि ये लोग किस भगवान को मानते थे, किस देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो हमें कोई टेम्पल का प्रूफ ना मिलने की वजह से इस बात को तो हम बिल्कुल प्रूफ नहीं कर पाए कि ये पर्टिकुलर इस गॉड या गॉडेस को मानते थे, इनकी पूजा किया करते थे। हाँ, कहीं कहीं पर हमें जो है वो कहीं पर ना बहुत सारी जगह पर हमें मदर गॉडेस की, है ना, क्या मिली, हमें मदर गॉडेस की मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है, मदर गॉडेस की हमें मूर्तियाँ मिलती हैं। तो एक तो इससे ये पता चलता है कि वो मदर गॉडेस को मानते थे, लेकिन कहीं कहीं पर हमें सील के ऊपर पशुपति शिव की भी मूर्तियाँ मिली। इससे ये पता चलता है कि वो लोग पशुपति शिव को भी मानते थे, ठीक है, लेकिन मानते थे ये तो हमारा अजम्पशन है ना, लेकिन यहाँ पर ये भी प्रूफ मिला है कि ये लोग नेचर की पूजा किया करते थे। नेचर की पूजा इन द सेंस जैसे सूर्य भगवान की पूजा करना, चंद्रमा की करना, है ना, जैसे पीपल ट्री को पानी देना, तुलसी को करना, ये वो करना, ये लोग नेचर पर ज़्यादा विश्वास करते थे, है ना। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो रिलीजियस एक्टिविटी थी वो मेनली जो थी वो नेचर वर्शिपिंग पर ज़्यादा डिपेंड करती थी, है ना। और ये लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ पर पशुपति शिव की मूर्ति को दिखाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था, क्योंकि इनके जो ऊपर जो सींग दिखाए गए हैं उनको एक योगिक पोस्चर में दिखाया गया है, तो इनको एक शमन कहा गया है ना। क्या कहा गया, इनको एक शमन कहा गया है। अब ये शमन क्यों होते हैं, शमन वो लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि हमारे पास एक ऐसी मैजिकल पावर है जिससे कि हम दूसरे वर्ल्ड के लोगों से बातें कर सकते हैं। तो जब लोगों को एक तरह का डर रहेगा कि भाई ये सुप्रीम अथॉरिटी है और ये जो है वो हमें भस्म कर सकते हैं, हमें जो है मार सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, तो लोग उन चीज़ों से डरेंगे, है ना। डरेंगे तो लोग उनकी पूजा करेंगे। अब जैसे खुद देखो जरा, मूवीज़ में देखते हो कोई मोहल्ले में कोई दादागिरी करता है, ठीक है, हफ्ता वसूलता है, तो लोग उससे डरते हैं। इसी तरीके से पशुपति शिव को जो है वो उसमें सील्स में दिखाने का पर्पस ये था कि वो कहीं ना कहीं उस सुप्रीम अथॉरिटी से डरते होंगे, कहीं ना कहीं ये जो शमन बताया गया इनसे कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी या डरते होंगे, जिसकी वजह से वो उनको डिपिक्टेड किया करते थे अपनी सील के अंदर, ठीक है। तो पशुपति शिव को, मदर गॉडेस को नेचर में वर्शिपिंग किया करते थे। इस तरीके से पूरा का पूरा प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम्स को आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे, ठीक है। कोई हमें प्रूफ नहीं मिला, किसका, टेम्पल में, टेम्पल का कोई प्रूफ मिला, टेम्पल के अंदर जो मूर्तियां रखी होती है उसका कोई प्रूफ नहीं मिला, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। सिर्फ ये चीज़ें थी जिस पर हम अंदाजे से हम कह सकते हैं कि वो लोग इनकी पूजा किया करते थे, ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है। और क्या करेंगे, इसी तरीके से आप बच्चा मेरे साथ बने रहिएगा। डेफिनेटली हम हिस्ट्री के अंदर हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ करके और अपनी हिस्ट्री की तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, है ना। और हिस्ट्री में 80 आउट ऑफ 80 लेकर दिखाएंगे। बस शर्त यह है कि डेली आपको क्लास अटेंड करनी है और रेगुलर अटेंड करोगे तभी जाकर आप चीज़ों को समझ पाओगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।